मूवी की स्टार्टिंग में हमें इस मूवी के मुख्य किरदार चक नॉलन को दिखाया जाता है, जो फीडेक्स कुरियर कंपनी में एक एम्प्लॉय होता है। यह बहुत ही मेहनती होता है, समय का बड़ा पाबंद होता है। यह अक्सर अलग अलग देशों में फीडेक्स कुरियर कंपनी की ब्रांचों में विजिट करते रहते हैं। वहाँ के एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं, समय का असली कीमत समझाते हैं। कहता है, हम जीते हैं और मरते हैं समय की नोक पर, हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। इसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम कैरी है। यह उसे बहुत प्यार करता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी इसे बहुत प्यार करती है। कुछ ही दिनों में क्रिसमस का त्योहार आने वाला है। दोनों क्रिसमस साथ मनाने का प्लान करते हैं, लेकिन चक को अचानक मलेशिया जाना होता है। कैरी ये बात सुनकर थोड़ी सैड हो जाती है, लेकिन समझती है। चक को एयरपोर्ट छोड़ने जाती है और उसे क्रिसमस का गिफ्ट देती है, जो एक घड़ी होता है जिसमें कैरी का तस्वीर लगा होता है। चक का प्लेन जब पैसिफिक ओशन के ऊपर होता है तब तूफान की चेतावनी मिलती है और इनका संपर्क टूट जाता है। प्लेन झटका मारने लगता है जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। चक लाइफ बोट में बैठ जाता है। 5 लोगों में से सिर्फ चक ही एक जिंदा बचा होता है। जब अगले सुबह चक की नींद खुलती है तो वो एक टापू के किनारे पहुंच चुका होता है। वहीं फीडेक्स कुरियर कंपनी की पार्सल बहकर किनारे तक आया होता है। चक उसे इकट्ठा करता है और टापू में जोर जोर से चिल्लाने लगता है, इस उम्मीद में शायद कोई हो जो आवाज सुन ले। वो बड़े बड़े लकड़ियों से रेत में हेल्प भी लिखता है। जब वो बैठा होता है उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। उस तरफ जाकर देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता और ऐसी थोड़ी थोड़ी देर में बार बार हो रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी एक नारियल उसके पास गिरता है और वो समझ जाता है बाकी सभी आवाज नारियल गिरने का था। नारियल इकट्ठा करता है और उसे तोड़ने लगता है, लेकिन नारियल को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। बहुत देर प्रयास करने के बाद फाइनली नारियल को छील लेता है, लेकिन उस नारियल का पानी भी उसे पीना होता है और उसे समझ नहीं आता कि पानी को कैसे निकालूं। और वो जब नारियल को तोड़ता है तो सारा पानी जमीन पर गिर जाता है। इस खारे समुंदर के बीच नारियल का पानी उसके लिए अमृत के समान होता है। फाइनली कुछ दिनों के प्रयास के बाद वो पानी निकालना भी सीख जाता है। यहाँ से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहा होता है। इसी दौरान पानी के अंदर नुकीले पत्थरों की वजह से उसके पैर से ब्लड निकलने लगता है और वो अपने पैरों में कपड़ा बांध लेता है और उस टापू के सबसे ऊंचाई वाले चोटी की ओर चले जाता है और वहाँ से देखता है चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ पानी और पानी दिखता है। तभी नीचे पानी में उसे कुछ दिखाई देता है। वो दौड़कर उसके पास जाता है और वो व्यक्ति उसके प्लेन का पायलट होता है जो मर चुका होता है। चक उसे दफनाने से पहले जो भी उसके जरूरत के लायक उसके पास सामान होता है वो सब निकाल लेता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है सरवाइव करने का तरीका सीखते जाता है, जैसे पत्तों से पानी पीना, नारियल में ओस की बूंदों को इकट्ठा करना, बारिश की पानी को इकट्ठा करना। फाइनली ट्रेडिशनल तरीके से मछली भी पकड़ता है, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। रात में उसे एक कार्गो जहाज दिखता है। बहुत आवाज लगाता है, अपना टॉर्च जलाता है, लेकिन जहाज बहुत दूर होता है। वहाँ से देख पाना नामुमकिन होता है। वो उसके पीछे जाने का प्रयास भी करता है, लेकिन समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उसे वापस ढकेल देता है। जब भी बारिश होता है नारियल में पानी इकट्ठा कर लेता है। बारिश और तूफान से बचने के लिए वो पास के एक गुफे में चले जाता है। अगले सीन में वो इकट्ठे किए हुए पार्सल को खोलता है, जिसमें आइस स्केटिंग वाला शू होता है और एक फुटबॉल होता है और एक जालीदार ड्रेस होता है। ये सब सामान कहीं न कहीं उसके लिए बहुत काम का होता है। चक नॉलन आइस स्केटिंग शू को नारियल छीलने के लिए काम में लाता है, लकड़ी को नुकीली करने के लिए काम में लाता है। वहीं उस जालीदार ड्रेस से वो मछली पकड़ने का जाल बनाता है, जिसमें फाइनली एक छोटा सा मछली पकड़ लेता है, लेकिन उसे कच्चा नहीं खा पाता। वो ट्रेडिशनल तरीके से लकड़ी से आग जलाने का प्रयास करता है, जिससे उसके हथेली छिल जाता है, लेकिन आग नहीं जलता। वो गुस्से से सभी सामान को इधर उधर फेंकने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, फिर ट्राई करने लगता है। इसी बीच वो फुटबॉल को देखता है जिसमें उसका ब्लड लगा होता है। उसे इंसान का शक्ल देता है और उसे अपना दोस्त बनाता है। उसका नाम विल्सन रखता है, जो उस फुटबॉल में लिखा होता है। उसको बहुत दिनों बाद इस वीरान टापू में समुद्र के बीच एक दोस्त मिला होता है, जिसे बहुत सारी बातें कर सकता है, अपना सुख दुख उसे सुना सकता है। वो उसके साथ बात करने लगता है और बहुत कोशिश करने के बाद वो आग जला लेता है। अब वो मछली और केकड़ों को भून कर खाता है। वो गुफा के दीवार में एक मैप बनाया होता है,
और कैलकुलेशन लगाता है वो बहकर कितना दूर आया होगा। इसी बीच उसका दांत का दर्द काफी परेशान कर रहा होता है। दरअसल इनको दांत में दर्द का प्रॉब्लम बहुत पहले से है, लेकिन दर्द कम था तो डॉक्टर के पास जाने से बचता रहा, लेकिन अभी दर्द काफी बढ़ गया है, इसीलिए वो अपना दांत तोड़ देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। हमें 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां चक दूर से ही मछली का शिकार कर लेता है। अब मछली को कच्चा भी खा जाता है। वो अपने आप को पूरी तरह से उस वातावरण में, उस माहौल में ढाल चुका होता है। टापू के किनारे पर एक टीन का सेट बहकर आया होता है। वो उसे बैठकर देख रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो आइडिया एक राफ्ट बनाने का होता है, जिसमें टीन का प्रयोग राफ्ट को दिशा देने के लिए होगा। वो लकड़ी इकट्ठा करता है और उन लकड़ियों को बांधने के लिए झाड़ियों के छाल को लाता है। वो अपने दोस्त विल्सन से कहता है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हम समय गंवाने का पाप नहीं कर सकते। उसका राफ्ट पूरी तरह से तैयार होता है। वो बस सही दिशा में हवा के रुख का इंतजार करता है। वो हर पल हर क्षण अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते रहता है, और इस द्वीप से निकलने का सबसे बड़ा मोटिवेशन, सबसे बड़ा कारण उसकी गर्लफ्रेंड होती है। अब हवा सही दिशा में बहने लगती है। वो विल्सन को अपने साथ ले जाने के लिए राफ्ट से बांधता है, और साथ में एक पार्सल को भी ले जाता है, जिसमें एंजल का विंग बना होता है। वो अपने राफ्ट को समुद्र में उतारता है। उसे बहुत बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है, और आखिर में वो सभी बड़ी बड़ी लहरों को पार कर लेता है और उस द्वीप को अलविदा कहता है। प्यास मिटाने के लिए नारियल में पानी इकट्ठा करता है, और भूख मिटाने के लिए मछली का शिकार करता है। ऐसे चलते हुए उसे कुछ दिन हो जाता है, और एक रात बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी आता है, जिससे उसका टीन का सेट उड़ जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है, विल्सन वहाँ नहीं होता। वो विल्सन को ढूंढने लगता है, आवाज देता है। विल्सन उसे दूर में दिखाई देता है, उसे लेने जाता है, लेकिन वो बहुत दूर चला गया होता है, जिसे ला पाना असंभव होता है। वो वापिस अपने राफ्ट में आ जाता है। विल्सन को नहीं बचा पाने का उसे बहुत दुख होता है, और अंदर से टूट जाता है, रोने लगता है। हालांकि वो एक फुटबॉल है, लेकिन उसके इस संघर्ष के दौर में, उसके इस कठिन समय में विल्सन उसका सब कुछ था। चक अपने राफ्ट में बेसुध पड़ा होता है। तभी उनके पास से एक कार्गो जहाज गुजर रहा होता है। वो हेल्प मांगता है, और कार्गो जहाज वाले उसे अपने साथ ले जाते हैं। बचाए जाने के 4 सप्ताह बाद चक को एरोप्लेन में दिखाया जाता है। वो अपने सिटी लौट रहा होता है, और फिडेक्स कंपनी द्वारा उसके स्वागत के लिए एक प्रोग्राम रखा होता है। उसके घर में भी एक छोटी सी पार्टी होती है, जहाँ उसके दोस्त लोग आए होते हैं। उनका दोस्त बताता है, हमने तुम्हारा फ्यूनल कर दिया था, और उसकी गर्लफ्रेंड कैरी के बारे में भी उसे बताता है। सभी लोगों के जाने के बाद वो बचे हुए जूठा खाना को देखता है, सोचता है यहाँ खाना को वेस्ट करना कितना आसान है, यहाँ आग जलाना कितना आसान है। दरअसल जब हम बुरे दौर से गुजरे होते हैं, तभी हमें चीजों की असली कीमत समझ आती है, चाहे वो रिश्ते हो या और कुछ। चक गुमसुम खोया हुआ कैरी की फोटो को देख रहा होता है। रात में वो कैरी के घर जाता है उससे मिलने के लिए। दरअसल चक को पता होता है कैरी की शादी हो चुकी है, और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। चक उसे वहाँ उसकी घड़ी वापस करने गया होता है, और कहता है, माफ करना, ये चलता नहीं है। कैरी कहती है, ये तुम रखो। चक कहता है, नहीं, ये परिवार की विरासत है, इसे परिवार में ही रहने दो। असल में चक का प्लेन जहाँ क्रैश हुआ था, वहाँ से 600 मील दूर बहकर वो उस आइलैंड में पहुँच गया था, इसीलिए रेस्क्यू टीम वाले उसे ढूंढ नहीं पाए थे। कैरी उसे उसका कार वापस कर देती है। वो जा रहा होता, कैरी उसे चिल्लाने लगती है। कैरी कहती है, मुझे विश्वास था तुम जिंदा हो, मैं जानती थी, लेकिन सबने कहा मुझे ऐसा कहना बंद करना होगा, मुझे भूल जाना होगा। वो कहती है, मेरे जीवन का प्यार तुम ही हो। चक भी उसे कहता है, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, और उसे घर छोड़ देता है। चक अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। वहाँ उस सफर में, उस टापू में उसको जो एक्सपीरियंस हुआ होता है, वो अपने दोस्त के साथ शेयर करने लगता है। कहता है, मैंने उसे खो दिया, मैं कभी उस आइलैंड से नहीं निकल पाता, वहीं मर जाता, बिल्कुल अकेला था। मैं आत्महत्या करने का प्रयास भी किया, लेकिन असफल रहा। मैं खुद को अपनी मर्जी से मार भी नहीं सकता था, मेरे बस में कुछ भी नहीं था। उसी वक्त एक भावना ने मुझे गर्म कंबल की तरह घेर लिया। मैं जानता था किसी तरह मुझे बस जिंदा रहना है, किसी तरह मुझे सांस लेते रहना है। और एक दिन एक लहर आई जो सीधे मुझे बहाकर यहाँ ले आया। मैं वापस आ गया, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ में ग्लास है, लेकिन फिर भी मैंने उसे खो दिया। हालांकि मैं उदास हूँ, मेरे पास कैरी नहीं है, पर मैं आभारी हूँ
उस आइलैंड पर वो मेरे साथ थी और कहता है मैं अब जानता हूँ मुझे अब क्या करना है, मुझे सांस लेते रहना है क्योंकि कल सुबह सूरज निकलेगा, किसे पता वो लहर साथ क्या लाएगी। अगली सुबह वो लास्ट पार्सल जो अपने साथ लाया होता है जिसमें एंजल का विंग का निशान होता है वो उसे डिलीवर करने जाता है। वहाँ पर कोई नहीं होता, वो एक लेटर लिखता है और पार्सल के साथ छोड़ देता है और एक चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है। तभी एक लेडी वहाँ पर आती है और उसे रास्ता बताने लगती है, कौन सा रास्ता कहाँ गई है, और वहाँ से चली जाती है। उसकी गाड़ी में वैसे ही एंजल का विंग बना होता है जो उस पार्सल में बना था। चक चारों तरफ देखने लगता है और उसके चेहरे में एक मुस्कान आ जाती है क्योंकि जब मूवी के स्टार्टिंग में पार्सल देने गया था तब मेन गेट पे डक एंड बेटीना लिखा था और अभी जब पार्सल देने गया था तब सिर्फ बेटीना लिखा होता है। इसका मतलब वो सिंगल है और चक को एक नई उम्मीद मिल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।